गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना चैप्टर चल रहा है वेवर आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। यहाँ पे अपने लास्ट के 2 पैराग्राफ आती हैं, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। तो स्टार्ट करते हैं अदर इंडस्ट्रीज से। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ब्रिटिश एम्पायर अथॉरिटी डेलीगेटेड इन बंगाल फ्रॉम द 17th century until dissolved in 1857। यानी क्या हुआ, जो अपन को पता है 1857 तक जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था कहाँ पे, इंडिया में। और ये खत्म कब हुआ, जब इस राज को ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया था। द डच एंड द फ्रेंच वर द फर्स्ट जूट ट्रेडर्स। अगर इंडिया में बात की जाए उस समय की, तो यहाँ पे डच जो लोग थे और जो फ्रेंच लोग थे वो पहले ऐसे लोग थे जो कि जूट का ट्रेड कर रहे थे। The company began exporting gunny set to Southeast Asia during the 17th and 18th century। लेकिन जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने कब स्टार्ट किया, उसने 17th और 18th सेंचुरी में साउथ ईस्ट एशिया में जो है इसका ट्रेड करना स्टार्ट किया। किस चीज का, जो सन आता है उसका या बोरियों का, जूट की जो चीजें हैं उनका। In the 1830 थॉमस नायर imported jute to Dundee and experimented using flex spinning machine to make cloth। एक पर्सन थे थॉमस नी नाम के, इन्होंने 1830 में क्या किया, जूट इंपोर्ट किया और फिर उस पर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, उस जो फ्लैक्स था यानी कि जो जूट था, जो सन था, उसका उन्होंने उपयोग किया किस चीज को क्या बना करके, कपड़े बना करके। यानी कि यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जूट को और किस तरीके से वो लोग यूज दे सकते हैं। दिस वाज नॉट इनिशियली सक्सेसफुल, स्टार्टिंग में ये सक्सेसफुल नहीं था, but used as a small mixture with flax until they discovered that whale oil made it soft enough to be spun। उन्होंने इसको बहुत कम मिक्सचर को जो है यूज किया स्टार्टिंग में, लेकिन जब उन्होंने ये पता लगाया कि वेल ऑयल जो है यानी वेल जो मछली होती है उसका जो ऑयल होता है अगर उसको जूट में मिला दिया जाए तो ये कैसा होता है, जो है काफी मुलायम हो जाता है और फिर इसको आराम से इसकी बुनाई वगैरह भी की जा सकती है। डिमांड फॉर जूट skyrocketed as its usage in sets, ropes and cloth displaced flax। यानी कि फिर क्या हुआ, जब इसका यूज तरीके से होने लगा तो जो डिमांड थी जूट की वो क्या थी, वो बहुत ज्यादा हाई हो गई। क्यों, क्योंकि इसका उपयोग बोरियों में, रस्सियों में या कपड़ों में भी होने लगा था। Between 1833 and 1855 Bengal saw a boom in growing jute। फिर 1833 से 1855 तक बंगाल में क्या हुआ, लोगों ने जूट को ग्रो करना और बढ़ा दिया, यानी कि उसकी जो ग्रोइंग कैपेसिटी थी वो और बढ़ गई। बट डिक्लाइन इन इट्स कॉटेज एंड स्पाइनिंग। लेकिन जैसे ही जूट की जो है जूट का ग्रो करना है, ग्रो होना बढ़ा, वहां पे एक चीज और हुई, वो क्या हुआ, जो कॉटेज एंड स्पाइनिंग इंडस्ट्री थी उसमें कमी आ गई। In 1855, George Auckland was finance minister, was financed by Bisamba Sen to import Dundee fabric spinning machinery to start the first factory in India at Serampore। अब क्या हुआ, 1855 में जो जॉर्ज ऑकलैंड नाम के पर्सन थे इनको फाइनेंस किया गया, इनको पैसा दिया गया, किसके द्वारा, बिसम्बर सेन नाम के पर्सन के द्वारा। और किस लिए दिया गया कि भाई फैब्रिक स्पाइनिंग मशीन जो है यानी कि कपड़ा बनाने की या सूत काटने की जो मशीन है उसको मंगवाने के लिए, ताकि सेरामपुर में ये पहली फैक्ट्री इंडिया के अंदर लगा सके। ऑल्दो अ फेलियर, हालांकि एक फेलियर हुआ कि वो उसका जितना यूज करना था जो करना था वो नहीं हो पाया, तो एक फेलियर था। ही इंस्पायर्ड द बोर्नियो कंपनी टू स्टार्ट अ स्टीम पावर्ड वीविंग एंड स्पिनिंग मिल। हालांकि है एक फेलियर रहा, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक कंपनी थी बोर्नियो कंपनी, उसको क्या कर दिया, उसको इंस्पायर कर दिया, प्रेरित कर दिया। किस चीज के लिए, कि भाई तुम है ना स्टीम पावर का जो इंजन है, स्टीम पावर से चलता हो, ऐसी मशीन बनाओ जिसमें स्टीम पावर का यूज करते हुए वेविंग और स्पाइनिंग का काम हो सके। वेयर अपॉन अ डजन कंपनीज बिगेन प्रोड्यूसिंग फॉर डोमेस्टिक इंडियन यूज एंड एक्सपोर्ट टू ईस्ट। फिर क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारी दर्जनों कंपनियां जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और डोमेस्टिक यूज के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। यानी कि फिर धीमे धीमे बाद में क्या हुआ, अब इतनी कंपनियां हो गई कि उन्होंने डोमेस्टिक यूज के लिए तो बना ही लिए, साथ ही साथ वो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। बाय 1908 कैलकाटा वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर हैविंग सरपास्ड डंडी। इस तरीके से 1908 तक क्या हुआ, कलकत्ता दुनिया का सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करने वाला जो है प्लेस बन गया था, और इसने जो दंडी नाम का प्लेस था उसको भी पीछे छोड़ दिया। फ्रॉम द 1890
द मारवाड़ी हैड एंटर्ड द मार्केट एज ब्रोकर। अब क्या हुआ, 1890 की स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मारवाड़ी जो लोग थे वो भी इस मार्केट में एज अ ब्रोकर स्टार्ट हुए थे आना, एंड बिकेम द डोमिनेंट ओनर्स ऑफ एन इंडस्ट्री एम्प्लॉइंग ओवर 3 लाख वर्कर्स। और धीमे धीमे इस तरीके से क्या हुआ, वो ओनर्स हो गए इंडस्ट्रीज के, जहां पे 3-3 लाख लोग जो है वर्कर जो है उनके अंडर में काम करते थे। In the region of British India known as Bengal, Bihar, Odisha, many Indians pioneered Indian involvement in coal mining from 1894। अब क्या हुआ, अगर अपन ब्रिटिश इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ प्लेसेस थे जैसे कि बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस जो थे उन्होंने शुरुआत की किस चीज की, इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन कोल माइनिंग, यानी कि कोयले की खदानों से कोयला निकालने की। कब, 1894 की बात हो रही है। They broke the previous monopolies held by British and other Europeans। इस तरीके से जो इंडियन लोग थे इन्होंने क्या किया, जो पहले एकाधिकार हुआ करता था ब्रिटिश लोगों का या अन्य यूरोपियन लोगों का, उन्होंने वो खत्म कर दिया। कैसे किया उन्होंने खत्म, एस्टैब्लिशिंग मैनी कॉलोनीज एट लोकेशन सच एज खास, धारिया, जाम्बोडा, बलिहारी, तिसरा, कास्त्रागढ़, कैलूदी, कुसुंदा, गोविंदपुर, सिजुआ, धानसर, गुली एंड दुमका। इस तरीके से क्या हुआ, कैसे किया उन्होंने खत्म, जो एकाधिकार था वो ऐसे किया कि इंडियन लोगों ने क्या किया, जहाँ जहाँ पे कोयले की खदानें थी वहाँ पे माइनिंग करनी स्टार्ट कर दी, और हर जगह पे क्या हुआ, जिन जगहों में नाम लिए वहाँ पे इन्होंने नई नई इंडस्ट्रीज को जो है एस्टैब्लिश कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ब्रिटिश लोगों की मोनोपोली थी वो खत्म करवा दी उन्होंने। अगला है प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रीज। In the 17th century, India was relatively urbanized and commercialized nation with a buoyant export trade devoted largely to cotton textile but also including silk, spices and rice। अगर बात करें अपन 17th सेंचुरी की, तो इंडिया जो था वो कैसा था, वो रिलेटिवली काफी अर्बनाइज्ड और कमर्शियलाइज्ड नेशन था, यानी कि यहाँ पे क्या है, शहरीकरण भी हो रहा था और यहाँ पे वाणिज्यिक खेती भी हो रही थी। कैसे था, मतलब सब कुछ कैसे हो रखा है कि भाई अपन कैसे कहेंगे कि अर्बनाइज्ड है या कमर्शियलाइज्ड नेशन है, कि भाई अपन यहाँ से ट्रेड करते थे, बहुत सारा ट्रेड जो था यहाँ पे लार्जली कॉटन टेक्सटाइल का हुआ करता था, यानी कपास से बनी हुई वस्तुएं, कपड़े वगैरह, उनका यहाँ से ट्रेड बहुत ज्यादा हुआ करता था। और साथ ही साथ उस कॉटन के अलावा यहाँ से सिल्क जो होता है वो भी भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे, स्पाइसेस जो होते हैं वो भी भेजते थे, राइस चावल जो होता है उसका भी यहाँ से काफी एक्सपोर्ट था। इंडिया वॉज the world's main producer of cotton textile and had a substantial export trade to Britain as well as many other European countries by the East India Company। इस तरीके से इंडिया का पूरे संसार का बहुत ज्यादा मेन यानी मुख्य रूप से मुख्य उत्पादक था, किस चीज का, कॉटन टेक्सटाइल्स का। इसके अलावा जो इंडिया था वो ये सब कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटेन इनको एक्सपोर्ट किया करता था, और साथ ही साथ अन्य जो यूरोपीय कंट्रीज हैं वहां पर भी इनको एक्सपोर्ट किया करता था। इंडियन टेक्सटाइल्स वर बैन्ड फ्रॉम इंपोर्ट इन द कैलिको एक्ट ऑफ 1720। इस तरीके से क्या हुआ, एक कैलिको एक्ट ऑफ 1720 जो है ब्रिटेन में लाया गया, जिसका क्या उपयोग था, क्या किया उसने ये किया कि जो इंडियन टेक्सटाइल्स है उनको अब कोई भी क्या नहीं करेगा, इंपोर्ट नहीं करेगा। After the British victory over the Mughal Empire, India was de-industrialized by successive EIC, British and colonial policies। जब ब्रिटिश लोगों ने मुगल एम्पायर पे जीत प्राप्त कर ली थी, अगर हम बात करें मेनली तो 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ तब की बात कर रहे हैं। तो तब क्या हुआ, जब ब्रिटिश लोग मुगल एम्पायर पर जीत गए थे तो इन्होंने मिलकर के इंडिया को डी-इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। डी इंडस्ट्रियल मतलब यहाँ से इंडस्ट्रीज को खत्म करना स्टार्ट कर दिया। खत्म कैसे की, खत्म इन लोगों ने अलग अलग टाइप की पॉलिसीज बना करके की। Yet as the British cotton industry underwent a technological revolution during the late 18th to early 19th century, जबकि ब्रिटेन की बात की जाए तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। कब, लेट 18th सेंचुरी में और अर्ली 19th सेंचुरी में। The Indian industry stagnated and country was de-industrialized, जबकि इंडिया में से बिल्कुल अपोजिट हुआ। कैसे कि वहाँ तो जो है हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जबकि इंडिया में हो रहा है डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन। Even as late as 1772, Henry Petullo, in the course of his comments on the economic resource of Bengal, could claim confidently that the demand for Indian textile could never reduce, since no other nation could equal or rival in the quality। अब एक पर्सन थे हेनरी नाम के, इन्होंने 1772 में अपने कमेंट्स के थ्रू जो है
ना तो कभी इंडिया की जो डिमांड है, इंडिया के जो सामान है, इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके लिए जो डिमांड थी वो कभी कम हुई, और ना ही कभी कोई इंडिया के बराबर क्वालिटी और जो राइवलरी है वो रख पाएगा। यानी कि ना तो कभी कोई इंडिया के टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में कभी कोई राइवलरी रख पाएगा, प्रतियोगिता कर पाएगा, ना ही कोई उतनी क्वालिटी दे पाएगा। However, by the early 19th century, the beginning of a long history of decline of textile export is observed। इस तरीके से फिर भी जो अर्ली 19th सेंचुरी है, यहाँ से क्या हुआ, जो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल